मुझे लगता है ये बहुत जरूरी होगा कि हम प्राथमिकताएं तय करें इसको उसी चार्ट के साथ। क्यों पीछे क्या और किसने किया है, उसको बोला किसने है? क्या जो पीछे से चला रहे हैं वो उसी को आप आगे धकेल रहे हैं, या कोई आपकी सब कमेटी है जो इन चीजों पर बृहद विश्लेषण कर रही है, चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है, अध्ययन कर रही है, उसके बाद उस निचोड़ को ला रही है, वो आपको दे रही है। 9 बताइए सर। नव स्थापना समिति की 47वीं बैठक कार्यवत का अनुमोदन है सर, जो कि संलग्नक 8 पर प्रस्तुत किया गया है सर। इसमें बेसिकली सर 4 आइटम थे सर इसमें एस्टेब्लिशमेंट कमेटी में। आइटम नंबर 3 था सर, प्रपोज रिगार्डिंग चेंज ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ। मेरे पास एकेडमिक स्टाफ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कुछ कागज आए जी, और उन्होंने कहा है कि ये मिनट्स तो पहले इस्टेब्लिशमेंट कमेटी कंफर्म करे, उसके बाद यहाँ आने चाहिए। कौन सा मिनट्स? नंबर 9। हाँ, कोई भी कमेटी के मिनट्स यहाँ तब आते हैं जब वंस दे आर कंफर्म्ड बाय द सेम कमेटी। तो अभी कंफर्म नहीं हुए, क्या ये सही है? नॉट बीन कंफर्म्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट कमेटी। ऐसा तो नहीं है सर, जो आया है No. सब तो उसके confirm मिनट्स हो गया अप्रूव है। हो गए जी सर, हैं? अप्रूव हुआ है। दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ जाएगा? इस उसी कमेटी में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं सर, तो अप्रूव हो चुका है। इसमें 2-3 अगर बातें और भी। हाँ बताइए। मंत्री महोदय जी, इसमें ये मिनट्स जो है 47 एस्टैब्लिशमेंट कमेटी के इस बारे में जैसे हमारे प्रोफेसर राजपूत जी ने मुद्दा उठाया है, इसमें मुझे भी बताया गया है कि हमारे जो फैकल्टी निर्वाचित सदस्य हैं, उन्होंने कुछ आपत्तियां उठाई हैं इस मिनट्स में। 47 एस्टैब्लिशमेंट कमेटी के मिनट्स में कुछ आपत्तियां उठाई हैं। सो ये जो आपत्तियां हैं, ये खाली एक्शन टेकन पर ही नहीं है, ये पूरे मिनट्स के ऊपर है। सो ये आपत्तियां अगर हमारी ईसी में पेश किया जाए तभी मिनट्स पूरी होती है, नहीं तो ये मिनट्स पूरी नहीं है। यही मुझे कहना है। बताइए सेक्रेटरी साहब बताइए क्या। सचिव। सर, ये आपत्ति आई थी जो उन्होंने उठाया था एस्टेब्लिशमेंट कमेटी में, वो तो माननीय निदेशक महोदय के पास भेजी गई थी सर, उनके पास है तो संज्ञान को सर। अरे क्या तो है, उसका, नहीं क्या है वो बताइए। यहाँ पे तो नहीं है सर, वो तो क्योंकि वहाँ पे जब मिनट्स बनाते समय ये तो अप्रूव हो गया सर। अब मेजर हर्ष, जी सर। मूलतः जो डॉक्टर राजपूत जी ने ये बताया कि क्या उस कमेटी ने ओके करने के बाद यदि किसी की कोई शिकायत भी आती है तो उसका निस्तारण करने के बाद उसको यहाँ रखा जाता है साथ साथ में, जी सर। कि ये था, ये निस्तारण करके ये किया है। कोई जरूरी नहीं, शिकायतें भी आती रहती हैं, लेकिन यदि उन शिकायतों में दम है तो फिर उसी तरीके से उसको सुनिश्चित किया जाता है। और शिकायतों में यदि दम नहीं तो उसके साथ रिपोर्ट करके कि इसके साथ ये बिंदु भी आए थे लेकिन ये आच्छादित करता है इसलिए इसका कोई वो नहीं था, इसलिए इसको अनुमोदन करने की बात थी। और मैं सोच रहा था कि 47वां स्थापना समिति लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट कमेटी से तो अवस्थापना या स्थापना अवस्थापना होगा सर, है? अवस्थापना ही होगी। तो मैं तो स्थापना तो बिल्कुल कहीं की कहीं बात चली जाएगी। स्थापना स्थापना हैं? स्थापना अवस्थापना होगा, अवस्थापना। अब नहीं, स्थापना स्थापना ही होगा एस्टेब्लिशमेंट। स्थापना ही होगा, अब स्थापना तो विपरीत हो जाएगा। नहीं नहीं, बताइए सर अभी तक तो बताइए भाषा जी। नहीं सर, जो आपका जो विषय है ये, हाँ, जैसे अवधारणा, तो हम क्या करते हैं कि अव हटाकर केवल धारणा का प्रयोग कर दिए, अर्थ एक ही है। अवधारणा और धारणा कॉन्सेप्ट के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगर स्थापना लिख दिया, अवस्थापना, दो तरह की ये शब्द। नहीं, इसको नोट कर लीजिए। जी अभी मैं चर्चा करूंगा, आप जरा मेरे से बात करिए इस दिशा में। सर। इसको स्थापना ऑब्लिक अवस्थापना करके इस पर डिस्कस कर लीजिए। स्थापना शब्द का अर्थ क्या है और अवस्थापना का क्या है, स्थापना ही शब्द है, स्थापना। तो इसको देख करके जरा बताइए। जी सर। आगे बताइए। तो अब ये विषय ये है कि यदि उस दिशा में यदि कोई शिकायत आई है और शिकायत जायज है
तो फिर तो इसको और समय पर आ गए और हमारे अनुमोदन करने से पहले वो यदि कोई आ रहा है तो उसका निस्तारण आपके स्तर पर, डायरेक्टर के स्तर पर होना जरूरी है। तो ये क्या है बताइए। इस पर थोड़ा सा हाँ, बताइए। जो मेरी जानकारी है वो सीमित है और हो सकता है कि वो सही न हो, लेकिन क्योंकि प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि ये एनसीईआरटी का 60 साल पूरे होने का समय है और एनसीईआरटी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है देश की। अच्छा, उसकी स्थापना का विषय है ये है? एनसीईआरटी की स्थापना का नहीं, ये दूसरी इसी जो इस्टेब्लिशमेंट कमेटी में जो चीजें उठाई गई हैं उनसे संबंधित बात मैं कह रहा हूँ और जो बातें कही गई हैं उनसे संबंधित है। मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ा मौका है एनसीईआरटी के लिए काम करने के लिए और सारे देश में अपनी छवि को सुधारने के लिए और चमकाने के लिए। इसलिए वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट न हो, सबसे अच्छा हो, विश्वास हो, एक दूसरे से संपर्क में सब लोग रहें। छवि तो एनसीईआरटी की अच्छी, लेकिन और अच्छा ये मैं नहीं, एनसीईआरटी ने 60 साल में देश में बहुत बड़ा काम किया है और बहुत लोगों ने काम किया है और मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत काम करते हुए लोगों को देखा है। उनकी सारे देश में विदेश में हमारी प्रतिष्ठा है, लेकिन अब हमारे पास है कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हीं से कहा जाता है कि इससे अच्छा क्यों नहीं किया। दोज हु डू गुड वर्क ओनली टू देम वी आस्क ज्यादा अपेक्षा होती है, लेकिन अपेक्षा होती है और अच्छा उन्हीं से होती है, अच्छा कार्य करते हैं। उसी अपेक्षा के अंतर्गत मेरा कहना है कि हमें वहां पर एक शैक्षिक प्रशासन का भी, संस्थागत शैक्षिक प्रशासन का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है कि यहाँ हर व्यक्ति पूर्ण रूपेण समर्पित है, एक दूसरे पर विश्वास करता है। एनसीईआरटी में एक स्कीम लागू हुई, कैश यूजीसी की स्कीम है, एज पर रूल्स लागू हुई। बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ साल तो वो लागू रही, बीच में 3 साल नीचे आ गई, बदल दिया उसको, फिर वो लागू हो गई। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से लोगों को प्रमोशन मिलता है, एनसीईआरटी में कुछ वर्ष कुछ लोगों को डेट ऑफ एप्लीकेशन दे दिया गया और उनको उनकी पेंशन में घाटा हुआ, सीनियरिटी में घाटा हुआ, हर एक में। और ये जो चीज है इस पर विचार हुआ है, लेकिन मैं सिद्धांत रूप से ये कहना चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पर किसी एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को कहे कि वो इसका अध्ययन करे और वो 40 लोग जो दुखी हैं उनको अगर हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं तो हम क्यों न ले आए। जो चीज सारे मेरे जैसे आदमी को लगता है पूरे हिंदुस्तान में डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, एनसीईआरटी में भी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, लेकिन इधर है, बीच में नहीं है, फिर वही डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आज भी ये डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो उन लोगों की मन स्थिति आप सोचिए। मेरा अनुरोध है कि किसी जैसे प्रोफेसर कृष्ण मोहन त्रिपाठी के पास बहुत अनुभव, वे हमारे सदस्य भी, अगर वे इसका अध्ययन करके मंत्री जी के समक्ष अपनी राय दे दें कि इसमें कुछ करना है या नहीं करना है, तो मैं समझता हूं उन लोगों का दुख दूर हो जाएगा और जो एक अजीब सी स्थिति बनी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो चयनित प्रतिनिधि होगा, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, या तो उसके मन स्थिति थोड़ी तो बदलती है। वो फिर जो बातें कहता है उसकी तरफ ध्यान देने में हमें सामान्य नियमों का पालन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम एक चयनित प्रतिनिधि को निकाल चुके हैं जिसने 37 साल सेवा की थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब ये दूसरा है, फिर हमने शुरू कर दिया उसको चार्जशीट करो, ये करो। अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो हमें उस 2 कदम आगे जाकर उससे बात करनी चाहिए, उसकी चीज़ों को संभालना चाहिए और जब हम बहुत असफल हो जाए तब आगे जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या है, अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसा भी हो, जब उसकी बात को महत्व तो देना पड़ेगा, संस्था को देना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये भी मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड में आए, क्योंकि इससे वातावरण ठीक नहीं बनता है। एक तीसरी चीज जो एस्टैब्लिशमेंट और संस्था से जुड़ी हुई है वो है, कई लोगों ने, मुझे तो 2-4 दिन से ही मुझसे लोग बात कर रहे हैं और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने एनसीईआरटी 2004 में छोड़ी थी, उसके 10 साल बाद एनसीईआरटी में कोई मुझसे बात नहीं करता था, क्योंकि तब मैं पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गया था, उसके कारण अलग थे। इधर 3 दिनों से मेरे पास बहुत फोन आए, तो उसमें एक शिकायत ये आई है कि रोटेशन ऑफ द हेडशिप, उसकी स्पिरिट क्या थी, यू गिव चांस टू अदर्स आल्सो।
नाउ सडनली ए पर्सन इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हियर, उसका टर्न पूरा हुआ, आपने उसको दूसरे डिपार्टमेंट बना दिया, वहां खत्म हुआ तो तीसरे में बना दिया, तो दिस हैज रिजल्टेड हार्ड बर्निंग, और ये अवॉइड होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो करेक्ट होना चाहिए। पीपुल डोंट लाइक दिस सर, और ये जो चीज है उसका पूरी स्पिरिट खत्म हो जाती है। सिमिलरली आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल्स। एक जमाना था जब एनसीईआरटी में प्रिंसिपल सीनियरिटी से होते थे और वो 10-10 साल, मैंने 11 साल काम किया, बाद में 3 साल कर दिया गया, सिलेक्शन होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए, कैसे उसका एक्सटेंशन हो, कैसे सिलेक्शन कमेटी बने। और जैसे आपने पब्लिकेशन की बात कही है, वहां पर भी ये बात आवश्यक होना चाहिए कि उसके पास प्रशासनिक अनुभव है या नहीं है, और वो कैसे अच्छे ढंग से कर सकता है। रिन्यूअल भी इस पर निर्भर होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैंने ये बातें इस उद्देश्य से कही हैं कि इससे संस्था में एक वातावरण और म्यूचुअल कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सर अब करिकुलम बनेगा, नई किताबें बनेगी, बहुत काम का जो मेजर है वो बढ़ जाएगा, और उसमें हर व्यक्ति को, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक, सबको बहुत मेहनत पड़ती है। मैंने ये देखा हुआ है, इसलिए मैं ये बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बात सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ, पहले तो डॉक्टर राजपूत जी ने जिस बात को रखा है, अभी डायरेक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे। और चयनित प्रतिनिधियों, कई बार क्या होता है, हम मंशा से ठीक बोलना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी भी कहा कि हम सब लोग मिलते हैं तो किसी उस दृष्टि से संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए वो करते हैं। लेकिन मेरा कई बार व्यक्तिगत मेरा अनुभव भी है कि कुछ लोगों की जो मनस्थिति होती है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किंतु परंतु करने की होती है। कुछ नहीं होगा तो कुछ भी जबरदस्ती कर देंगे। तो ये मंशा हमको देखनी पड़ेगी कि यदि मंशा संस्था को ठीक चलाने के लिए है तो ओके, और केवल किंतु परंतु करने के लिए है तो एक बार दो बार तो समझाया जा सकता है किसको, लेकिन आगे तो उस पर किंतु परंतु करके सारी गतिशीलता को रोका नहीं जा सकता। तो ये हमको संस्था के हित में उन सब चीजों को समझने की जरूरत भी होगी और उसी ढंग से निर्णय लेने की जरूरत भी होगी। यदि कोई अच्छा सुझाव आता है तो सुझाव इसीलिए तो कमेटी के लोग होते हैं कि उनसे सुझाव अच्छे आए। कमेटी इसीलिए बनती है कि वो उस संस्था को और तेजी से आगे बढ़ाएं, लेकिन उनको व्यावहारिक दिक्कतें भी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि चलाना मिलकर के है। या कोई एक आदेश नहीं दे सकता कि नहीं हमने कह दिया कि रात है तो रात बोल दो, यदि दोपहर है तो रात क्यों बोल दो। लेकिन अब भी करना है, नई परिस्थितियां, लेकिन अब भी कैसे होगा, उसको रास्ता दे दो ना। रास्ता भी इस कमेटी को देना पड़ेगा कि ये रास्ता आपको आप दौड़िए। मैं समझता हूँ सकारात्मक सोच के साथ शायद उन समस्याओं का समाधान भी निकल जाएगा जो समय समय पर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन एक दो बिंदु हैं तो वो जो सर मैं एक बताइए सर। एलिजिबिलिटी के बाद में सर मैंने तो ज्वाइन करने का बाद आई हैव गिवन सर 377 प्रमोशन। सर सब फैकल्टी को भी मालूम है, जितना मैक्सिमम है 377 एकेडमिक फैकल्टी का प्रमोशन दिया, उसमें एक को भी हम नहीं किया। और ये जो एलिजिबिलिटी का मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन आया था, मैं इसको यूजीसी को रेफर किया था। यूजीसी को रेफर, हमारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डिसीजन के हिसाब से रिजेक्शन का 1 साल का बाद एलिजिबल होंगे प्रोफेसर के लिए। मैंने जब यूजीसी को इसको रेफर किया, हमारा 3 प्रोफेसर मुझे रिप्रेजेंट किए थे, यूजीसी से आ गया कि यू गिव इट फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो फिर हम देखा कि डेट ऑफ इंटरव्यू से करेंगे तो देन आवर फैकल्टी विल लूज आउट। तो फिर हम एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो डिसीजन था वही डिसीजन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगा किसी का रिजेक्शन हुआ इसको बैकडेट से देने के लिए, तो हमको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। जो रूल हम फॉलो करते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशन आया था मैं यूजीसी को रेफर किया, यूजीसी का रिटन में आ गया कि ये डेट ऑफ इंटरव्यू से आप दे सकते हैं। तो ये है स्थिति है। और दूसरा जो है ये जो डिसिप्लिन का सर बात, अपनी बात करिए सर 1 मिनट में बता खत्म कर देता हूँ। डिसिप्लिन का जो बात है सर, वी हैव इनिशिएटेड डिसिप्लिन एक्शन आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री। सर आप वेरीफाई कर लीजिए, फाइल आप देख लीजिए, जो ये क्यों इनडिसिप्लिन हो रहा है और क्या हो रहा है। क्या हम सर एनसीईआरटी को बदनाम करने के लिए हम बैठे हैं,
कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इमेज फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर हमारा इमेज खराब करेंगे। इसलिए ये मिनिस्ट्री को आया था, मिनिस्ट्री हमको दिया था कि इंक्वायरी एंड रिपोर्ट, हम इंक्वायरी किया है। जो इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आया है सर मैं आपको दिखा दूंगा, मिनिस्ट्री को भेज दूंगा, आप देख लीजिए, देखने के बाद आप जैसे डिसाइड करेंगे। एनसीईआरटी मेरा नहीं है, एनसीईआरटी सबका है, होल कंट्री का है। अब एनसीईआरटी का इमेज खराब करना है तो खराब कर सकते हैं, तो इसमें मेरा कुछ और मुझे कहना है दोनों। पहली बात, हमें यूजीसी जाने की जरूरत ही नहीं, वी आर एन ऑटोनमस बॉडी। हमने सिर्फ ये तय किया कि हम वो मानेंगे। यूजीसी ने अगर कुछ भेज दिया है बड़ी अच्छी बात है। मेरा केवल ये सुझाव है कि इसको इंडिपेंडेंटली एक बार देख लिया जाए, उन लोगों से बात कर ली जाए, और उसके बाद अगर उसी को एंडोर्स करना तो वही एंडोर्स हो जाए। मेरा ये इंसिस्टेंस नहीं है, लेकिन आई फाइंड द पीपल आर वेरी अनहैप्पी एंड हर्ट। जब संस्था में कोई हर्ट होता है तो उसको ऑस्वेज करना चाहिए, ये संस्था का फर्ज है। तो मेरा सुझाव ये है कि एक किसी को आप कह दीजिए, और मैंने एक सुझाव भी दे दिया है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ जैसे इन लोगों ने दे हैव डेल्ट विद एकेडमिक्स इन लाइफ, और ये वी आर डीलिंग विद एकेडमिक्स, नॉट डीलिंग विद सम ब्यूरोक्रेसी। ये फर्क है, यहाँ पर हमें इनसे काम कराना है, हमें उनका मोरल आगे लाना है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक इसकी बात है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी ने सुझाव दिया है, चूंकि हम उसे पसंद नहीं करते हैं इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि बदनामी। आज एनसीईआरटी की बदनामी तो इससे हुई ना कि किताबें छपी, सारे देश ने जाना, किताबें पायरेटेड हुई, तो हमारी एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ा। वहां पर भी मुझे कहना, मेरा उठाना मेरा फर्ज है, यहाँ पर निर्णय लेना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फर्ज है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है और उसमें कोई पर्सनल प्रेजुडिस नहीं है और इससे कोई नुकसान एनसीईआरटी का नहीं होता है तो यू गो अहेड, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी अपनी फीलिंग है, एंड आई नो एनसीईआरटी, ये तो मैं कहूँगा सर, इतना तो मैं जानता हूँ, लोगों को भी जानता हूँ, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के हित में ये होगा कि हम एक बहुत ही एम्पैथेटिक व्यू अपने लोगों के प्रति रखें, चाहे वो कैश का मामला हो, चाहे डिसिप्लिन का हो, जैसा भी हो, और डायलॉग को बढ़ावा दें। डायलॉग होना चाहिए, कोई अगर ऐसा करता है तो उसको बुला के भी दुआ जाए। सर, आई लॉस्ट माई रेपुटेशन, आई हैड ए वेरी बैड रेपुटेशन एनसीईआरटी, क्योंकि मैं कह देता था बुला के, बाद में जब मैं चला आया तब मुझे वो अच्छा मानने लगे, उस समय नहीं मानते। ये भी एक तरीका है जिससे चीजों को सुधारा जा सकता है। अभी मैं समझता हूँ डॉक्टर राजपूत जी और प्रोफेसर सेनापति जी दोनों जो विषय है, हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम यूजीसी के रूल से चल रहे हैं। एक जगह हम यूजीसी को बोलें और दूसरी जगह हम परिषद को बोले, एक जगह परिषद को बोले, दूसरी जगह हम शासन को बोले, तो आप समझ रहे हैं ना। ये तो सबके साथ एक रूल होना चाहिए। और मुझे मालूम नहीं, ये नई चीज मेरे सामने आ रही है कि परिषद ने जो मानकों के हिसाब से कौन से मानक तय कर दे कि हम इस रूल्स के तहत चलेंगे। जिस रूल्स के तहत चले हैं हम, और जिसको हमने ग्रहण किया है, उसके अनुसार ही हमको चलना चाहिए। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको उससे बेहतर मिलना होगा वो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मुझे मालूम नहीं, यदि उनका गुस्सा है कि उसी रूल के अनुसार कुछ लोगों को पदोन्नति दी गई और उसी रूल के अनुसार कुछ लोगों को रोक दिया गया, तो निश्चित रूप में इस दिशा में किसी का भी रोष होना स्वाभाविक है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन यदि वो रूल्स जो ये अनुमति देता था, आपका एक्ट, आपका परिषद, उस रूल्स के अनुसार यदि पदोन्नतियां हुई हैं, लेकिन यदि उस रूल्स में किसी की पदोन्नतियां नहीं है तो वो दूसरा विषय आ जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा एक देख लेने की जरूरत है अनीता कि ये क्या है, एक बार आप स्वयं देख लें। तीसरी बात कि अनुशासनहीनता की, परिषद में रहने वालों को ये अधिकार तो नहीं है कि परिषद के बारे में जो चाहे टिप्पणी करते हैं। ये अधिकार किसने दे दिया? कोई अधिकार नहीं साहब किसी के पास। हाँ, यदि किसी को कोई शिकायत है तो उसका हक है कि वो अपने डायरेक्टर को बोले, उसका हक है कि वो अपने परिषद में आकर के बोले, अपने अध्यक्ष जी से बोले, हक है, उसका पूरा हक है, क्योंकि उस परिवार के हम, ये हमारा परिवार है। लेकिन परिवार की छीछे लेदर करने के चौराहे में बोलें तो उसको परिवार में बीच में रहने का कोई हक उसी दिन वो खो देगा। मेरे यहाँ पर रहते हुए मैं उस सदस्य को, उस
परिवार के अधिकार से उसी दिन वंचित करने का प्रस्ताव करूंगा जिस दिन वो अपने परिवार को लाकर चौराहे पर खड़े करने की कोशिश करेगा। और इसलिए शिकायतें हो सकती हैं लोगों की, करिए आप, क्यों नहीं करेंगे। यदि किसी सदस्य के साथ, किसी फैकल्टी के साथ अन्याय हो रहा होगा, उसका हक है, क्यों नहीं बोलेगा। डायरेक्टर को उसको सुनने का हक है क्योंकि डायरेक्टर है। और उसके बाद भी यदि उसको लगता है तो सदस्य जो हमारे हैं उनके साथ भी बोलने का है। और सदस्यों को भी कभी हम लोग अलग से बैठ करके, क्योंकि रास्ता निकालना है, हम लोग उसमें रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारी ये बहुत खूबसूरत संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, इसको हमको आगे लेकर के जाना है। बड़ी संस्थाएं जब होती हैं तो ऐसी कठिनाइयां रहती है। जब बड़ा परिवार होता है तो सभी की संतुष्ट नहीं होती, लेकिन किसी का यदि गुस्सा जायज है तो उसके गुस्से को भी शांत करना के रास्ता निकालने का काम परिवार का होना चाहिए। मेरा बहुत सीधा सपाट है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस परिषद में जितने आने वाले सदस्य हैं और जो उसकी फैकल्टी हैं, उस पूरे परिवार के हैं, सबको सीधा सपाट मन बना करके चलना पड़ेगा। हम सब परिषद के लिए समर्पित हैं। जो परिषद को क्षति पहुंचाएगा वो परिषद का न्याय हो सकता है। ठीक है, किसी को इस दिशा में कोई कहने की जरूरत है, हाँ, लेकिन यदि वो उसकी जायज बात है तो निश्चित रूप में क्यों नहीं सुना जाएगा, क्यों नहीं सुनना चाहिए, हर हालत में सुना जाएगा। अब जो ये डॉक्टर राजपूत जी ने जिस बात को कहा है, एक बार इसको डिटेल से वो कर लीजिए। वो प्राविधान क्या है, यूजीसी को भेजने के प्रावधान है कि नहीं है, यूजी हम कर क्या रहे हैं, भेजेंगे तो तब पहले हम किस गाइडलाइन पर चल रहे हैं, जिस गाइडलाइन पर हम चल रहे हैं वो उसको उसी अनुसार चलना चाहिए। और यदि उस गाइडलाइन पर चल करके और उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो सका तो उनको हर हालत में तत्काल न्याय मिलना चाहिए। तो नहीं, मैं चाहता हूँ, देख लिया। हाँ, इसको एक देख सर, आप मुझे अनुमति दें तो एक वाक्य मैं कह दूं, हिस्टोरिक है। हाँ, आप जब प्रारंभ में कह रहे थे कि अब नीति बन गई है, अब किसी को भी इसका विरोध करने का हक नहीं है जो एनसीईआरटी से जुड़ा है या इस समिति से जुड़ा है। 1974 में मैं प्रोफेसर हुआ था और पहली मीटिंग जो मैंने अटेंड की थी वो 1974 करिकुलम फ्रेमवर्क की थी, जो कोठारी कमीशन के बेसिस पर बना था और जिसमें कहा गया था कि लड़कियां भी साइंस पढ़ने लायक होती हैं। मतलब पहले थी नहीं, पहले ये था कि लड़कियां तो स्पिनिंग वीविंग करेंगी। करोड़ ऑफ गर्ल्स हैव बीन बेनिफिटेड बाय दैट वन डिसीजन ऑफ द एनसीईआरटी एंड पॉलिसी। तो उसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था जो आज आपने कहा। उन्होंने कहा अभी तक बहुत डिस्कशन हो गए, बहुत बातें हो गई, लेकिन आज के बाद अब ये डॉक्यूमेंट बन गया है, अब आपको केवल इसकी तारीफ में बात करनी है, इसको लागू करना है, लोगों को समझाना है। अगर कोई विरोध है तो ये संस्था आपके लिए नहीं। अनुशासन की उस बात को आज तक मैं माना हूं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई बार हम किसी को नापसंद कर देते हैं या कोई और कारण हो जाता है, वो हमारे हम सब वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी मेक सच मिस्टेक्स। तो हमें दोबारा सोच लेने पे कोई हर्ज नहीं है, ये मेरा प्रस्ताव है। इसी तरह उस निर्णय जो आपको कहा है देखने को, अगर उसमें हम लोगों को कन्विंस कर दें, उनके चार्ज के साथ बैठ जाएं, बता दें, तो वातावरण ठीक हो जाएगा। और मैंने उसी उद्देश्य से ये दोनों बातें कही हैं। नहीं, ठीक यही है, बात मैंने उसके लिए ठीक है। वो अनीता, इसको आप देख लीजिए। जो आपने कहा है अपने दोबारा दोहराया है उसको, और अच्छा किया है। और क्योंकि कई बार क्या है, घर के अंदर का विरोध होता है वो खतरनाक होता है, बाहर ढेर सारे विरोध होते हैं, मुकाबला करते हैं, उसको वैसे जवाब भी देते हैं। और इसलिए विरोध क्या आपस में असहमति का भी विषय नहीं है, हाँ सुझावों का विषय है। अब नहीं, सुझाव क्या, किस तरीके से उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, इसका तो विषय हो सकता है। और मैं समझता हूं कि हमारे लिए इससे बड़ी सुखद बात क्या है, हम लोगों को ये मौका मिल रहा है, हमको इतिहास के पन्नों में कि हम हमसे होकर के गुजरी है इस सदी की देश का सबसे बड़े परिवर्तन का सबसे बड़ा जो मसौदा आया है देश की आज़ादी के बाद, तो उस मसौदे को नीचे तक ले जाने का ये जो हमको सौभाग्य मिला है, हमको जुनून के साथ इसको करना है। मुझे भरोसा है सभी लोग अच्छे हैं और आपने अभी तक अच्छा किया है और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे एनसीईआरटी को कामयाबी होंगी, लेकिन इस बीच मैं देख रहा हूँ जब हम ऑनलाइन पर आए
तो एनसीईआरटी ने जिस तरीके से काम किया बहुत अद्भुत था। और मैं सोचता हूं कि डॉक्टर राजपूत जी ने जिस बात को कहा, ये आपस में जो सुझाव है, जो ये बड़े लोग हैं जो उधर भी बैठे हैं या इधर बैठे हैं, ये इन लोगों को कभी पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। नंबर एक, यदि कोई छोटा सा भी, मैं कल अनीता को कह रहा था, इनको कह रहा था, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं तो अपने जो 4th क्लास है उसको भी बुला करके पूछता था। और मेरे एक प्रमुख सचिव ने जब आपत्ति व्यक्त की तो मैंने कहा कि हो सकता है एक बार मैं आपको नहीं पूछूंगा, उसको जरूर पूछूंगा, क्योंकि उससे जो मुझे पूछना है वो आपसे थोड़ी पूछना है। आपका जो स्तर है सोचने का है, जो उसका स्तर है, दोनों में अंतर है। वो वहां की बात बताएगा मुझे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, आप वहां की बात बताएंगे मुझे जो मुझे नीतियां बनानी है। तो इसलिए यदि कई बार हम लोग निर्णय ले लेते हैं और यदि उस निर्णय में या हमारी बात में किसी का अच्छा सुझाव आ जाता है तो मानने में क्या दिक्कत है? हम छोटे तो नहीं हो जाएंगे? क्या दिक्कत है? हाँ भाई, मैं ये सोच रहा था लेकिन तुमने अब अच्छा किया, वो ओके, ठीक कर ले, करना ही चाहिए। ये अहंकार तो किसी को भी ठीक नहीं है कि एक बार मन बन गया तो नहीं साहब तो वो अच्छा भी है तो नहीं। ऐसे लोग बहुत दिनों तक चलते भी नहीं है। सबको साथ लेकर के चलना है तो वही परिवार की लीडरशिप ले सकते हैं, वही उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। और इसलिए राजपूत जी ने जिस बात को बोला कि हम मन न बनाए किसी के प्रति, हम उसके यदि जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। कमियां दिखाना तो बहुत सरल होता है लेकिन कमियों को दूर करना वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि साहब कमियां तो थी लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, अब मैंने ये कर दिया, ये करो ना, तो समझ में आता है। लेकिन लकीर खींच करके तो खाई बढ़ती है। और इस बात को मैंने दोबारा इसलिए दोहराया कि जब मिशन मोड में चलते हैं और गाड़ी की स्पीड यदि ये 150 किलोमीटर है और बीच में छोटी सी भी खाई आ गई तो वो जो पूरी स्पीड जहां 1000 किलोमीटर जाना है वो एक्सीडेंट भी होगा, बाधा तो पड़ेगी, वो दुर्घटना भी होगी। और इसलिए ये छोटी छोटी जो बाधाएं हैं, जो अनावश्यक टिप्पणियां हैं, अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक अहंकार है, इसको ये जो बीच की खाई जो जिसको मैं कह रहा हूं, ये वो बाधाएं हैं। और इसलिए सबसे पहले इन बाधाओं को हमको मिशन मोड में दूर करना चाहिए। और मैं समझता हूं अच्छा है, सब लोग बहुत सुलझे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि हम लोगों को ये जो सौभाग्य मिला है हम इसको अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। आगे बताइए सर। स्थापना समिति का बैठक अनुमोदित किया जाता है। अगला मत सर 44वीं भवन एवं निर्माण समिति। स्थापना कमेटी का जो बैठक है वो इन सारे कमेंट्स के साथ जी अनुमोदित नहीं किया है, इन सारे कमेंट्स के साथ उसको अनुमोदित किया है। तो ये आगे इसको लेके जाना होगा, ये कंडीशनल है। सर इसको आपको भेज दें मैडम, जो है आप एग्जामिन कर लीजिए। हाँ, आपको इशू है ना, सचिव को भेज तो हम आपको भेज देंगे, आप इसको एग्जामिन कर लीजिए, देन अगेन विल प्लेस इट। आगे चलिए सर। 44वीं मत संख्या 10 44वीं भवन एवं निर्माण समिति के कार्यविधि का अनुमोदन करना है सर। 25 जनवरी 2019 को संपन्न। भाई वो जो उपराष्ट्रपति जी के यहाँ था ना, हो गए वो पूरा। नेलोर कहाँ गए थे हम लोग? नेलोर का नहीं, नेलोर का क्यों नेलोर का क्यों नहीं है? अभी सर उसमें कुछ डीपीआर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके लिए एक बैठक अभी आई। उपराष्ट्रपति जी ने वहां जाकर के हम लोग शिलान्यास कर गए, आप यहाँ रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि अभी उसकी डीपीआर ही नहीं आई। डीपीआर में कुछ कमी आया था सर। नहीं कमियां थी तो दूर करते ना उसको। ये क्या बात है? कब, कितने महीने हो गए सर? अभी कितने महीने हो गए जब हम वहां गए थे और उपराष्ट्रपति जी के साथ हमने स्थापना की थी? सर उसके बाद से लगातार चल रही है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने महीने हो गए। दिसंबर 2016 में। दिसंबर 2016? नहीं वो 16 वो नहीं, वो तो स्टोन दिया गया था, वो मतलब लास्ट ईयर गए वो थे। नहीं, वो भी पहले 16 में भी हुआ। 16 में हुआ था, जावड़ेकर साहब ने जब थे वो उन्होंने किया। शिलान्यास जावड़ेकर साहब हुए, उसके बाद दूसरे साहब ने किया। आपने फिर गए तो वहां देखने के लिए, आपने तो दूसरा किया था इसको। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, और अभी भी ला नहीं रहे हैं इसमें। ये भी सर कुछ मैम बताएंगे सर, एक डीपीआर में कुछ ऑब्जर्वेशन था। मुझे ये सुनना ही नहीं है भाई।
और इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ा अपमानजनक कोई हिस्सा नहीं हो सकता इस पार्ट का। उपराष्ट्रपति जी के यहाँ पहले जावड़ेकर साहब जो है मंत्री जी स्थापना करके आए, शिलान्यास करके आए, और उसी में दूसरी बार मेरे को भी बिठा करके शिलान्यास उपराष्ट्रपति जी के साथ करा दिया। और आज ये मैं मीटिंग पहली कर रहा हूं तो उसमें भी ये इसका अनुमोदन नहीं है। क्यों बताइए सेनापति। सर ये तो पहला डीपीआर जो पहला हम तो फाइनेंस एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री का हम प्रेजेंट किया था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया था। एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री से ये आया था कि ये एक डीपीआर बना के एक प्रोफेशनल बॉडी से बना के दीजिए, हम बना दिया था। लेकिन मिनिस्ट्री से ये सजेशन था कि प्रोफेशनल, हम एडसील को दे दिया। एडसील करके मिनिस्ट्री को सबमिट किया था, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आया था। क्यों एडसील क्यों नहीं कर सकता है? वो तो हमारी संस्था है। किया है एडसील किया है। हाँ। करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन उनके पास गया है। और वो किसके पास गया है? एडसील के पास। एडसील बना रहा है डीपीआर इसका, तो एडसील से ये ऑब्जर्वेशन तो हाथों हाथ हो सकता है। आपको पता था आज ये मीटिंग है? तो रात रात हो सकता था, 2 दिन में हो सकता। डीपीआर रेडी है मैडम, नहीं तो आप तो रेडी है तो ओके करते ना, फिर क्यों नहीं लाए इसमें? फाइनल हो जाएगा। डीपीआर रेडी है मैडम सर, डीपीआर रेडी है, लेकिन इसको फाइनल करना है। कुछ सजेशन था, कोई सजेशन का हिसाब से एक इमरजेंसी मीटिंग करके उन्हें को नहीं वो इमरजेंसी मीटिंग नहीं, हम इसमें सिद्धांत थे उसको सहमति दे रहे हैं जी। आप इसको सुनिश्चित देख एक लीजिए मीटिंग बुला लीजिए और एडसील को बुला के यहाँ बैठ के ये एडसील को बुला लीजिए। लेकिन इसको हम स्वीकृत कर रहे हैं। किसी सदस्य को इसमें कोई आपत्ति हो तो बताइए। और ये 2 दिन के अंदर होना, 3रा दिन भी नहीं लगेगा इसमें। आप एडसील को बुलाइए। लेकिन कदाचित देखिए हम लोग क्या होता है, यदि इतनी संवेदना भी हम लोगों में नहीं रहेगी तो हम कैसे खड़े होंगे? आप बताइए, बताइए ना मुझे समझाइए। इस देश के उपराष्ट्रपति जी और देश का शिक्षा मंत्री 2016 से जिसका शिलान्यास करके आ रहा है 2020, अभी तो बिल्डिंग को खड़ी हो जाना चाहिए था। और अभी